हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारी PYQs की सीरीज़ में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आपके साथ शुरुआत की थी हमने GPSC क्लास 1 जो PYQs की सीरीज़ को, जहाँ हम डिस्कस कर रहे थे 8/123 को कंडक्ट कराया गया पेपर 2। चलिए इस सीरीज़ को आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। So students, in my previous video I have covered the questions till 60. You can refer those. Now coming towards 61, which state is not prominent plantation agriculture? So the correct option is C, Rajasthan. If your basics are strong, you can deal with such kind of a question with elimination also students. यहाँ पे आपको कुछ भी करना नहीं था। आपने 6, 7, 8, 9 तक में अपनी NCERT जो पढ़ी है ना, जियोग्राफी का चीज़ें बड़ी ही आसानी से आप प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा वो बड़े ही आसानी से आप डील कर सकते हैं, बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेट में कुछ भी नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आपको स्टेट्स दिए गए हैं, यू could easily enumerate. Fine, let us cover plantation agriculture. So this is a kind of agriculture that involves clearing land or forest to establish expensive farm dedicated to cultivating a single crop on a large scale. To remember two things students, that the farming is being done on a very large farming area, and secondly it is dedicated to single crop. एक बहुत ही बड़े लार्ज फार्म एरिया पे क्रॉपिंग की जा रही है, प्लांटेशन किया जा रहा है, एंड सेकेंडली ये एक पर्टिकुलर किसी क्रॉप को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं टी वगैरह का, कॉफ़ी वगैरह का, कैशो वगैरह का। ठीक है, ये ज़्यादातर पाया जाता है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर, and wet crops are not consumed for food and are grown for sale in distant market rather than for local consumption. अगर local consumption हो जाता तो बढ़िया है, otherwise it could be sold in distant market. This intensive method of commercial farming is typically owned by individual or company employing laborers to tend the plantation. It necessitates substantial capital for modern machinery and labor. So to remember, plantation agriculture के अंदर ये थोड़ा कैपिटलाइज्ड वाली चीज़ यहाँ पे आ जाती है और लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. So here are some example of those crops that comes under plantation farming: tea, coffee, rubber, coconut. So yeah, these are some. These are high value commercial crop with greater economic importance and they play an important role in improving Indian economy. अब वो किस तरीके से, एक तो पहली चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप्स हैं. हाई वैल्यू कमर्शियल क्रॉप है यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इनकी होगी. अब वो इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से बेनिफिट करते हैं, एक्सपोर्ट के टर्म्स में, जॉब क्रिएशन के टर्म्स में, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी कम हो गया, वैसे जॉब क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट होगा, पैसे आएंगे, तो पॉवर्टी एलिवेशन तो होगा ही होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो डील करती है कोकोनट, कैशो, ये सारी क्रॉप से, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्हें चार्ज मिला है टी, कॉफ़ी एंड रबर के रिलेटेड. कवरिंग characteristics of plantation crop, they are grown in a large and continuous field. These crops have a high market demand and good prices. They are also known as cash crop. They are perennial in nature. Only after processing are these crops consumed. These crops provide high return on investment. They contribute to national economy, and these are the some of the few reasons why people are tending, why farmers are tending to grow plantation crops. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखना है आपको. अभी प्लांटेशन क्रॉप स्टेट वाइज आया है, कभी क्रॉप्स कौन से हो सकते हैं उनके क्या, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्लांटेशन क्रॉपिंग के रिलेटेड नहीं है, उस तरीके से भी पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 62, अमंग द फॉलोइंग लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विच वन हैज़ ओनली वन टाइम जोन. सो एक करेक्ट ऑप्शन इज डी, चाइना. टाइम जोन के बारे में हम इसी पेपर 8/123 को कंडक्ट कराया हो पेपर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. आगे के क्वेश्चंस के अंदर यानी आगे के वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगा कि टाइम जोन किस तरीके से डिवाइड किया है. यहाँ पे जान लीजिए, ये जो चाइना है ना, ये इसका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो स्पैन करता है फाइव आप सोच सकते हैं 5 जियोग्राफिकल टाइम जोन के ऊपर. बट इन्होंने कंसिडरिंग यूनिटी एंड ये सारी चीज़ें ज़्यादा रखने के लिए एक ही टाइम जोन रखा है.
Question 63, Malwa Plateau. It is a sub-region of which one of following major physiographic region of India? So correct option is D, West Coast region. मालवा प्लेटू के बारे में जान लेते हैं. It spans western मध्य प्रदेश, south eastern Rajasthan, bordered by Gujarat to west, Vindhyan range to southeast, south and east, and Bundelkhand upland to north. इट इज़ अ पार्ट ऑफ डक्कन ट्रैप. तो यहाँ पे आपको ये रीजन कौन से स्टेट्स कौन से कवर कर लेता है वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, विंध्यन रेंज साउथ और ईस्ट के अंदर, बुंदेलखंड नॉर्थ साइड, एंड ये डक्कन ट्रैप का हिस्सा है, डक्कन ट्रैप का. ठीक है. द प्लेटू हैज़ टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज. दो ड्रेनेज का सिस्टम है. एक तो अरेबियन सी के टुवर्ड जहाँ पे नर्मदा, तापी एंड माही जाते हैं, एंड दूसरा बे ऑफ बंगाल की तरफ जहाँ चंबल, बेतवा, यमुना को ज्वाइन करके आगे की तरफ बढ़ते हैं. इन द नॉर्थ इट is drained by Chambal and many of its right bank tributaries like Kali, Sindh and Parvati. It also include upper course of Sindh, Kain and Betwa. It is composed of extensive lava flow and it is covered with black soils. तो मालवा रीजन, ब्लैक सॉइल, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा. अब क्वेश्चन नंबर 64 पे दोस्तों बात कर लेते हैं. द लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया. इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? हीराकुद रिजर्वॉयर, यशवंत सागर, चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी या सुंदरबन. सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी, सुंदरबन. वेटलैंड्स वो एरिया है वेर वाटर इज प्रेजेंट नियर सरफेस ऑफ द सॉइल फॉर पार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, वाटर प्रेजेंट रहता है सरफेस ऑफ द सॉइल में. दे कैन बी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर, किसी भी तरीके का हो सकता है. ये वेटलैंड का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या वो किस तरीके से एक्ट करते हैं? तो सबसे पहले वाटर फिल्टरेशन के तौर पे दे एक्ट एज नेचुरल फिल्टर्स, इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी बाय ट्रैपिंग सेडिमेंट्स एंड ब्रेकिंग डाउन पॉल्यूटेंट्स. सेकेंडली, फ्लड कंट्रोल. वेटलैंड जो एक्सेसिव रेन वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क ऑफ फ्लडिंग को कम करते हैं. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. They play a role in mitigating climate change by storing carbon in a plant biomass and soils. अगर इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में बात करें तो रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था 1971 में. ये एक तरीका का इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एम करता है एट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड, और इंडिया इसका सिग्नेटरी है और इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रामसर साइट्स हैं. अगर बात करें कि पहला रामसर साइट कौन सा रहा है इंडिया के अंदर, सो चिल्का लेक इन उड़ीसा है, कियोलोदेव नेशनल पार्क इन राजस्थान. ये दोनों ही फर्स्ट रामसर साइट हैं. और अगर लार्जेस्ट वेटलैंड के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है सुंदरबन, और ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में. इट इज़ नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड यूनिक इकोसिस्टम. The Sundarban is also recognized as a Ramsar site which are wetland of international importance. तो सुंदरबन भी एक रामसर साइट है. सो वेटलैंड के रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशन देखा 1971 में ईरान के रामसर में साइन किया गया था, इसलिए रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कंजर्व करना, इसको सस्टेनेबली यूज़ करने के बारे में बात की गई है. और हमने देखा कि हमारा फर्स्ट जो है वो रामसर साइट कौन सा है, लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है इंडिया का, और वो भी एक तरीके से रामसर साइट है. क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ प्रोजेक्ट लॉन्चिंग एंड फर्स्ट डेट इट्स नॉट मैच करेक्टली? प्रोजेक्ट राइनो आसाम, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल उड़ीसा, प्रोजेक्ट टाइगर उत्तराखंड, प्रोजेक्ट डॉल्फिन केरला. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन. केरला से नहीं लॉन्च किया गया था. दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज टाइगर के ऊपर सेंसस भी कंडक्ट कराए जाते हैं. काफ़ी ज़्यादा फोकस दे रही है हमारी सरकार. मध्य प्रदेश और कर्नाटका के बीच में दौड़ रह रही है, यानी एमपी, कर्नाटक और हमारा उत्तराखंड, ये तीन ऐसे स्टेट हैं जो कि जहाँ पे जो हमारा टाइगर है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जा रही है इन कंपैरिजन टू बाकी के स्टेट्स के अंदर. ठीक है, अभी बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में. इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया दैट वाज लॉन्च इन 1973. तो लॉन्चिंग ईयर याद रखिएगा 1973 में किया गया था. एसएससी वगैरह एग्जाम्स के अंदर ऐसे स्पेसिफिकली ईयर पूछ लिए जाते हैं आपसे. Its primary objective is to ensure survival and maintenance of a tiger population in their natural habitat by creating dedicated tiger reserve.
सो टाइगर को प्रोटेक्ट करना है बाय क्रिएटिंग टाइगर रिजर्व क्रिएट करके। बेसिकली ये एक तरीके का सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और ये एडमिनिस्टर किया जाता है NTCA, दैट इज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। ये अथॉरिटी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि इनके चेयरमैन कौन है, इस तरीके से। द टाइगर रिजर्व आर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन अ कोर बफर स्ट्रेटेजी। अब ये टाइगर रिजर्व जब घोषित किए जाते हैं तो वहाँ पे इनको डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में, दैट इज़ कोर एरिया एंड बफर एरिया। हम समझते हैं इसे कोर एरिया किसे कहा जाता है। सो बेसिकली कोर एरिया इज़ केप्ट फ्री ऑफ अ बायोटिक डिस्टर्बेंस एंड फॉरेस्ट्री ऑपरेशन, जैसे कि माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन करना, ग्रेजिंग करवाना या किसी भी ह्यूमन डिस्टर्बेंस यहाँ पे अलाउड नहीं की जाती है। कौन से एरिया में? कोर एरिया में। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में यूपीएससी जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो जो आपके आप जानते हैं कि कितने टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये इतना डेप्थ में जाके चीज़ों को पढ़ना पड़ता है आपको। वहाँ पे किसी ईयर में, अब मैं स्पेसिफिकली, अब मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट ये क्वेश्चन, ये टॉपिक डील किया गया था जहाँ पे इस टॉपिक को लिया गया था कि कोर एरिया में क्या चीज़ें अलाउड है, क्या चीज़ें अलाउड नहीं है कोर एंड बफर एरिया को लेकर के। सो ध्यान रखिए कि कोर एरिया के अंदर कलेक्शन ऑफ माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ग्रेजिंग, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। दिस एरिया आर नोटिफाइड बाई स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट कमिटी। जबकि अगर हम बफर जोन के बारे में बात कर लें, सो बफर जोन दीज आर पेरिफेरल टू क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और कोर एरिया, providing supplementary habitat for dispersing tiger. Beside it offers scope for coexistence of human activity, यानी जो ट्राइबल्स हैं वो भी वहाँ रह सकते हैं। कहाँ? बफर जोन के अंदर। वो भी कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। जो हमने देखा कोर एरिया में चीज़ें अलाउड नहीं हैं, वो चीज़ें बफर जोन में अलाउ की जाती है। लिमिट ऑफ सच एरिया डिटरमाइंड विद द कंसर्न ग्राम सभा एंड एक्सपर्ट कमिटी। आगे हमने कोर एरिया का देखा, लिमिट स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जबकि बफर जोन का ग्राम सभा के साथ द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट हैज सेट अप अ टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर टू कम्बैट पोचर्स। प्रोजेक्ट टाइगर फंड्स रिलोकेशन ऑफ विलेजर्स टू मिनिमाइज ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट्स। तो जब ये रिज़र्व घोषित किए जाते हैं तो ऑब्वियसली जिस जगह पे रिज़र्व घोषित किए जा रहे हैं उसके आसपास एरिया को कोर एंड बफर जोन में डिवाइड किया जाएगा। तो उस दौरान पे विलेजर्स को लोकेट करना होगा ताकि कोई भी किसी भी तरीका का ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट ना हो। तो उस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के फंड को यूज़ किया जाता है। Question number 66. Which state or UT has largest number of wildlife sanctuary? So correct option is the Union Territory of Andaman and Nicobar Island. Question number 67. Which state or UT has largest number of working seas in India? So here correct option is A, Tamil Nadu. Seas के बारे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। It is a territory within a country that is typically duty-free and has different business and commercial laws chiefly to encourage investment and create employment. Says are created to better administer this area, thereby increasing the ease of doing business. So सेज एक पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर ही एक एरिया को घोषित किया जाता है सेज। अब ये सेज घोषित क्यों किया जाता है? वहाँ पे ना थोड़ी कॉमर्शियल जो बिजनेस लॉज है वो थोड़े डिफरेंटली अप्लाई किए जाते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है? वो पर्टिकुलर एरिया को चूज़ किया जाता है ताकि वहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट कराया जा सके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी क्रिएट हो सके। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट देखती है कि कौन से एक पर्टिकुलर एरिया से ये चीज़ें हो सकती है। उस एरिया को सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इस तरीके से डेवलप किया जाता है। क्या है? क्या वो इंडिया के अंदर ही आता है? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया के ही किसी हिस्से के अंदर से किसी एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाएगा। वहाँ पे सिर्फ जो कमर्शियल और बिजनेस लॉज है बाकी की जो कंट्री में अप्लाई होते हैं उससे थोड़ा हल्का अलग तरीके से अमेंड करके अप्लाई किए जाएंगे ताकि बेनिफिशियल रहे। यानी कि देखिए क्या किया जाएगा, ड्यूटी फ्री रहेगी चीज़ें। जितना टैक्स वगैरह चीज़ें यहाँ पे बिजनेस को लगता है, बिजनेसमैन को लगता है, वो वहाँ पे कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है वो बिजनेस यूनिट्स को जो वहाँ पे जाकर के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाकर के अपना प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। सो सेज आर क्रिएटेड, ओके वी हैव सीन दैट एशियाज फर्स्ट EPZ, that is Export Processing Zone, was established in 1965 in Kandla, गुजरात। प्लीज़ दोस्तों ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स याद रखिएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम. While this EPZ had a similar structure to SAIS, the government began to establish SAIS in 2000. तो हालांकि EPZ का जो स्ट्रक्चर होता है वो SAIS से सिमिलर ही होता है, बट SAIS के रिलेटेड जो पॉलिसी जो पास किया गया था, एक्ट पास किया गया था, वो 2000 के अंदर, हम 2005 के अंदर किया गया था, और इसके रिलेटेड 2000 से काम शुरू किया गया था. So the government began to establish SAIS in 2000 under the foreign trade policy to redress the infrastructure and bureaucratic challenges that were seen to have limited the success of EPZ. Special Economic Zone Act was passed in 2005. The act came into force along with the SAIS rule in 2006. अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की दोस्तों. सो टू क्रिएट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, to boost domestic and foreign forest investment, to develop infrastructure facility. Question number 68. Match the following with the correct definition. Mango shower, A. Pre-monsoon shower which help in blossoming of coffee flower. B. Blossom shower, that is pre-monsoon shower which help in the ripening of mangoes. Nor'westers, hot, dry and oppressing winds blowing in northern plain. Loo, evening thunderstorm in Bengal and Assam. So आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है. सो बी, जब आप फर्स्ट को बी से कनेक्ट करते हैं, सेकंड को ए से, थर्ड को डी से और फोर्थ को सी से, तो आपकी डेफिनेशंस करेक्ट हो जाती हैं. क्वेश्चन 69. असर्शन और रीजन बेस्ड है. Monsoon play a pivotal role in agrarian economy of India. Obviously, monsoon काफ़ी important role play करता है. 75% of total rain in country is received during this southwest monsoon season. Yes, जो ज़्यादातर हिस्सा है हमारे इंडिया के अंदर जो रेन होता है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है, एंड बाकी का कुछ हिस्सा नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है. सो यस, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 70. सो हियर certain statements are given regarding climate change and we are required to identify the correct one. First, as per the latest report of IPCC, climate change is happening at a rapid pace. Second, the role of anthropogenic activities are extremely likely responsible for climate change. Third, change in climate would promote insect-borne disease and lead to shift in climatic boundaries. So correct option is C, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज को समझ लेते हैं. So climate change means the change of a climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time period. Most of the agriculture in India is rainfall dependent, which will become uncertain, causing frequent drought and flood due to climate change. सो जो आपका क्लाइमेट है उसके चेंज की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है. तो क्योंकि हमारी जो इंडियन एग्रियन कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल पर डिपेंडेंट है, तो वो चीज़ें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो ड्रॉट, फ्लड ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें अनसर्टन हो जाएगी और ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी. द इंक्रीज अनसर्टिनिटी इन रेनफॉल ऑल्सो causes issues such as increased desertification, decrease in arable land and erosion of soil due to flooding. India has a long coastline that will impact by rising sea level. So ये एक दूसरा बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है. सिर्फ इंडिया को ही नहीं, काफ़ी सारे वो स्टेट जो कि कोस्टल एरिया जिनसे जिनकी बाउंड्रीज कोस्टल एरिया कवर करती है, राइट, तो वो भी अगर सी लेवल राइज हो जाता है, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी एंटार्क्टिक के आइस हैं या फिर काफ़ी सारे जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट करने लग जाते हैं, तो सी लेवल राइज होगा. सो ये जितने भी एरिया है, कोस्टल एरिया है, उनको अफेक्ट करेगा. दिस विल कॉज अ सिग्निफिकेंट लॉस इन इंडियाज मराइन फूड सिस्टम. There has been significant reduction in freshwater resources across the nation due to climate change. With the shrinking of Himalayan glaciers, perennial rivers are changing their course, causing flood and damage to infrastructure. The problem of water quality may be exacerbated by climate change. Change in climate has also increased instances of waterborne as well as vector-borne diseases such as malaria, yellow fever, and etc.
Extreme weather events such as severe storm, flood, drought, extreme cold wave, and heat wave have claimed thousands of lives during the last few years and have adversely affected the life of millions and have increased costs significantly in terms of economic losses and damage to property. सो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आज हमने कवर किए हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। बाकी के आगे के सेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पैशन एजुकेशन के साथ। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके ज़रूर से पूछिएगा दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।